वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो एलटी कमीशन के अंतर्गत ये अगली वीडियो है। तो प्रश्न पूछा गया है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो विकल्प में दिए गए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है, क्या आएगा? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया गया था। बी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार से है। जो डॉक्टर ग्रियर्सन है, इन्होंने चारण काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल। यहाँ से ध्यान रखना है, जो मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त है, इन दोनों ने ही जो हिंदी साहित्य के आदिकाल को या प्रारंभिक काल को प्रारंभिक काल नाम ही दिया है। इसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीरगाथा काल नाम, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बीजवपन काल और जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इनके द्वारा वीर काल। यहाँ से वीरगाथा काल और वीर काल में थोड़ा सा आपको अलग अलग करना पड़ेगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा वीर काल दिया गया है और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीरगाथा काल। इसके पश्चात जो सर्वमान्य नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है आदिकाल। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा चारण काल या संधि काल नाम दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध होगा? तो कुछ विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। बीजवपन काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा और जो वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। अभी हमने इसे पीछे डिस्कस किया है, आशा करूँगा सभी इसका सही विकल्प चयन करेंगे। तो जो बीजवपन काल नाम दिया गया है, ये मिश्र बंधुओं के द्वारा नहीं, ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। परंतु जो मिश्र बंधु है, इन्होंने प्रारंभिक काल नाम आदिकाल को दिया है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? मैंने भी पीछे आपको ये प्रश्न बताया था कि ये प्रश्न बनता है। विकल्प में है मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो तीसरे का सही विकल्प बताइए, क्या आएगा? तो जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ये यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। ये देखिए, प्रश्न नवोदय विद्यालय परीक्षा में 2014 में पूछा गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेंगे। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम द्वारा लॉन्च किए गए पेड व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर मिलता है, डेली हिंदी साहित्य के प्रश्न मिलते हैं और प्रत्येक व्याख्यान का यहाँ पर PDF भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। HP GK इत्यादि यहाँ पर आपको दिया जाता है। अगर आप लोग इससे जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप अवश्य जुड़ेगा। हाँ, यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप और जो कोर्स है एक ही है या अलग अलग हैं। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, ये दोनों ही अलग अलग हैं। जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके आपके बहुत कम चार्जेस हैं, लगभग 100 रुपये। ठीक है, मंथली 100 रुपये है। और जो कोर्स है, इसके चार्जेस है आपके 299 मंथली। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप और कोर्स दोनों का एक्सेस मिल जाता है। अगर आप सिर्फ मेंबरशिप लेते हो ग्रुप की, तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप मेंबरशिप तक ही सीमित रखा जाता है। ठीक है ना, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? तो अभी हमने पीछे ये डिस्कस किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या मिश्र बंधु। तो चौथे का सही विकल्प बताना है आपने। और देखिए, ये प्रश्न टीचरी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो जो चौथे का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये नामकरण दिया गया है।
अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 5। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? रिपीटेड प्रश्न है ये भी। तो ये दिया गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया था? विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह या राहुल सांकृत्यायन। तो छठे का सही विकल्प बताइए क्या आएगा? तो ये आएगा विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये नाम दिया गया है सिद्ध सामंत काल। तो आगे फिर से रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग काल किसने कहा है? तो ये कहा गया है सातवें का विकल्प 1, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये भी रिपीटेड ही प्रश्न है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया है। जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ सभी पीछे पूछे गए हैं, इसलिए ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर 10। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो ये दिया गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। 10वें का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी रिपीटेड है प्रश्न। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसके द्वारा दिया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। ये भी प्रश्न रिपीटेड है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अलग प्रश्न आया है ये वाला, देखिए 13। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसके द्वारा किया गया है? सुंदर प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर 13 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा आदिकाल को वीर काल नामकरण किया गया है या दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 14 का सही विकल्प क्या होगा? तो ये हो जाएगा 14 का सही विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल। तो जितने भी नाम हमने डिस्कस किए हैं उससे मुझे आशा हो जाती है कि आपको ये प्रश्न आता ही होगा। तो सही विकल्प का चयन करें, क्या होगा इसका नाम? तो 15 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प भी, गद्य काल इसका नाम नहीं था। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। प्रश्न संख्या 16। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? विकल्प है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 16 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, मिश्र बंधुओं के द्वारा 17। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनके द्वारा जो नामकरण दिया गया है तो वो दिया गया है वीरगाथा काल। इसके पश्चात जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनके द्वारा नाम दिया गया है आदिकाल, और जो राहुल सांकृत्यायन है इनके द्वारा नाम दिया गया है सिद्ध सामंत काल, और जो मिश्र बंधु है इनके द्वारा नामकरण दिया गया है प्रारंभिक काल। चलिए मैं आपको एक बार इसको लिख के बता देता हूँ। ये देखिए रामचंद्र शुक्ल की ओर जाएगा आदिकाल, हजारी नहीं ऐसा नहीं जाएगा, रुकिए। ये देखिए रामचंद्र शुक्ल की ओर जाएगा वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ओर आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन की ओर सिद्ध सामंत काल, और मिश्र बंधुओं की ओर जाएगा आपका प्रारंभिक काल। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मिलान इसका सही हो जाएगा।
जो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं, वीर गाथा काल नामकरण इनके द्वारा दिया गया है। और जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आदिकाल इनके द्वारा नामकरण दिया गया है। और जो राहुल सांकृत्यायन है, सिद्ध सामंत काल नाम इनके द्वारा दिया गया है। और मिश्र बंधु प्रारंभिक काल नामकरण दिया गया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी कमीशन और एलटी टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो संपर्क करिए। संपर्क के लिए आपको डायल करना है 8219312129। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए अब जाते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न है हमारा, उत्तर दिखिए आपको, कोई बात नहीं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो उत्तर तो आपको दिख ही गया है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। गद्य का आविर्भाव संवत 1900 से लेकर 1925। दूसरा भाग है आधुनिक गद्य साहित्य का परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान संवत 1925 से लेकर 1950। गद्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान संवत 1950 से लेकर 1975। और चौथा है गद्य साहित्य का वर्तमान गति। क्या है गद्य साहित्य की वर्तमान गति? तृतीय उत्थान संवत 1975 से। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? विकल्प में है लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य, प्राकृत साहित्य या पाली। तो ये पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है प्रश्न। और यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, अगर मान लीजिए मैं एलटी टेट की वीडियो डिस्कस करता हूँ तो ये सिर्फ आपकी एलटी टेट के ही स्टूडेंट्स या अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो ये आपके जो पीजीटी हो गया, एलटी कमीशन हो गया, या एनटीए नेट या कोई और भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा हो, किसी भी तैयारी की हिंदी साहित्य से जो संबंधित होती है, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तो सिर्फ नाम के लिए मैं बोल देता हूँ, ये वीडियो आपकी एलटी कमीशन के लिए है, ये एलटी टेट के लिए है, या पीजीटी हिंदी या नेट इत्यादि के लिए बोल देता हूँ। परंतु ये सभी प्रश्न एक दूसरी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए सभी इसे ढंग से देखना। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 19 का, तो वो डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। ठीक है, याद रखिए, अर्धमागधी का रहा है जैन धर्म से। ठीक है, जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी। प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक प्राप्त हुआ और उससे भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों ये वाला। तो विकल्प देख लेते हैं। कुमार रासो, ढोला मारो राधुआ, भरतेश्वर बाहुबली रास, जयमयंक जस चंद्रिका। तो जो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना होगी तो वो हो जाएगा विकल्प सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। बाकी जो खुमान रासो है, ढोला मारो राधुआ है, जयमयंक जस चंद्रिका है, ये रासो परंपरा के अंतर्गत आते हैं और इनकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित नहीं मानी जाती है। बाकी जो विकल्प सी है ये रासो साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है और ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना भी हो जाएगी। तो सी सही विकल्प हो जाएगा। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं ढंग से। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास, इसका जो रचना काल है 1184 है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है। याद रखना है किस ग्रंथ को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया गया है, तो ये रचना हो जाएगी भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीच इसमें प्राप्त हो जाते हैं।
साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है किस ग्रंथ के 43 छंद प्राप्त हुए हैं, तो खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय नामक ये नाम दिया गया है। तो इससे जो इसके आलोचक हैं इन्होंने इसका पता लगा दिया कि जो खुमान रासों है इसके रचनाकार दलपति विजय हो जाएंगे। ठीक है, इसके पश्चात आगे हैं ढोला मारूरा दोहा के कवि कल्लोल हो जाएंगे। कौन होंगे? ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल। ढोला मारूरा दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा से सुना और गाया जाता रहा था। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ठीक है, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो ठीक है, अब वीडियो का अंत कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।